अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग कर चुका है और भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 11:30 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब वोटों की गिनती हो रही है। शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन और रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर जारी है। दोनों वोटों की संख्या में लगातार आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है और दोनों ही नेताओं ने काउंटिंग के बीच आकर अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में सतलुज नदी पर लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की लागत 1810 करोड़ होगी और इससे हर साल 775 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। वहीं भारत के इजराइल और इंग्लैंड के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समझौते को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जेडीयू के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव के लिए वोट मांगा। बिहारीगंज में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि शरद यादव से मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो हमारे गुरु समान हैं। सुभाषिनी यादव के लिए प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमले किए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को जंतर मंतर पर धरना दिया। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब से कांग्रेस के सभी विधायक और सांसद भी मौजूद थे। पंजाब के किसानों को बचाने के लिए एक मिशन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने और राज्य के अन्य विधायकों ने पंजाब के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिलाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने की मांग की थी, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी की। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल सकेंगे। सरकार ने 5 नवंबर यानी कि गुरुवार से खोलने की इजाजत दी है। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही ये अनुमति मिली है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में पहली बार लगभग 7000 कोरोना केस आए। इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में इस वक्त 6800 बेड भरे हैं और 9000 उपलब्ध हैं। हम इसे कोरोना की दिल्ली में तीसरी लहर कह सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस बीते 15 दिनों में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग का है, जिसे बढ़ते केसों का कारण माना जा सकता है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे बुधवार को 3 दिन की नेपाल यात्रा पर हैं। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा ने नरवणे को न्योता दिया था। नेपाल से सीमा विवाद के बाद ये नरवणे का पहला दौरा है। आर्मी चीफ गुरुवार को काठमांडू में होने वाले कार्यक्रम में भारत की तरफ से नेपाल को मेडिकल सहायता देंगे। इसमें दवाएं और मेडिकल उपकरण शामिल हैं। नेपाल में भारत के सीनियर अफसर ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेडिकल सहायता नेपाल के लिए अहमियत रखती है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के एक पुराने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया है। अर्नब की गिरफ्तारी को राजनेताओं ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और आपातकाल के दिनों की याद कराने वाला बताया है। वहीं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि गोस्वामी पर कार्रवाई बदले की भावना से नहीं की गई है। वहीं अर्नब गोस्वामी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है। अहमदाबाद में बुधवार को केमिकल फैक्ट्री में आग लगने और विस्फोट होने से पास के टेक्सटाइल गोदाम की छत गिर गई। आग पूरे गोदाम में फैल गई। उस वक्त वहां 24 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें से 9 की मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर है। हादसा नानूभाई एस्टेट में स्थित केमिकल फैक्ट्री में हुआ। वहां बॉयलर फटने से आग लग गई। फिर एक के बाद एक 5 ब्लास्ट हुए। उतार चढ़ाव के साथ घरेलू बाजार लगातार तीसरे दिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स 355 अंक उछलकर 40,616 और निफ्टी 95 अंक मजबूत होकर 11,908 अंक पर बंद हुआ।
इस उछाल के दौरान 5% की बढ़ोतरी के साथ इनसाइड बैंक को सबसे ज्यादा लाभ हुआ।